हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बिगनर टू बैंकर कोर्स गुड न्यूज़ है आरबीआई ग्रेड बी के बच्चों के लिए जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये कोर्स आपके लिए लॉन्च हो चुका है 2026 के लिए। आपको फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू हर चीज़ की तैयारी आप एक ही जगह कर लोगे, आपको अलग अलग जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके कमेंट बॉक्स में गिवन है। जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, देखिए इस कोर्स को, क्योंकि क्या है, देखिए इतना इधर उधर भागोगे आप ही मुश्किल में रहोगे, आप ही को दिक्कत आएगी। और एंड में क्या होता है, घूम फिर के हमें पता चलता है अरे एक ही जगह तो सब मिल रहा था। एंड मोर ओवर एक स्टार्टर किट भी शुरू की गई है, वो भी आपको बैंकर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस स्टार्टर किट पे में आपको गिवन है बिल्कुल कि क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, क्या आपका सिलेबस होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है। वो भी आपको मतलब एक चलने से पहले जो प्लान ऑफ एक्शन बनाना है ना, उसके लिए भी आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले न्यूज़ है इंडिया एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया साइन एमओयू ऑन कल्चरल कॉपरेशन। तो ये इन्होंने साइन किया है दोनों कंट्रीज़ ने कि आर्ट, हेरिटेज, म्यूज़िक, लिटरेचर, इन सारे फील्ड्स में हम अपने कॉपरेशन को बढ़ाएंगे। देन एक्सरसाइज मालाबार 2025 ये गुआम में कंडक्ट हो रही है एंड ये इसका 29th एडिशन है। कौन कौन सी नेशंस हैं जिनके बीच ये कंडक्ट होती है? क्वाड कंट्रीज़ जिन्हें हम बोलते हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये जो अभी आपका कंडक्ट हो रही है ये गुआम नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन जो यूएस की टेरिटरी का पार्ट है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। नवंबर 10 से लेकर नवंबर 18 तक रहेगी। बेसिकली ये क्वाड कंट्रीज़ ये क्यों ये लेकर आई? देखो, क्वाड का तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। ऑब्वियसली वो चाहते हैं इंडियन ओशन, इंडियन पैसिफिक रीजन को वो सेफ बना सके, वहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम कर सके, वो उसको बिल्कुल फ्री ओपन रख सके। और इसीलिए ये इस चारों नेवीज़ इन चारों कंट्रीज़ की एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज इंडिया श्रीलंका जॉइंट एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 11 2025 कॉमेंस। तो ये आपका जो है कर्नाटका, बेलगावी कर्नाटका में इस बार वाला आपका कंडक्ट हो रहा है एंड ये नवंबर 10 से 23 तक रहेगा। इसका क्या एम है? देखो, चैप्टर 7 है यूनाइटेड नेशंस मैंडेट का, जिसमें ये कहा जाता है कि जो सारी कंट्रीज़ हैं ना उनको मिलके आपस में रिहर्सल्स करनी चाहिए ऑपरेशंस की, कि कैसे कल को अगर कोई भी दिक्कत आ गई तो यही ना हो कि पहले हम यही देखते रह जाए, साथ मिलके काम करना कैसे है। फोकस क्या रहता है इसमें कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जॉइंटली कैसे दो कंट्रीज़ मिलके करेंगी। तो इसलिए आपने देखा होगा ना, हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अपनी जल, थल, वायु सारी वाली क्यों करते रहते हैं, इसीलिए करते रहते हैं ये एक्सरसाइजेस। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल होस्ट 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। तो ये आपके क्या है जो नए क्रिमिनल लॉज की यहाँ पे बात हो रही है। देखो क्या था, बहुत सारे लॉज ना इंडिया में अभी भी बल्कि हैं कुछ जो ब्रिटिश के टाइम से ना चले आ रहे हैं। तो देखो कितना पुराना टाइम था, उस टाइम क्या सोच समझ थी उन लोगों ने, तो जो चीज़ें एक्चुअली में क्रिमिनल एंगल में आती भी नहीं थी वो भी डाल रखी थी और पनिशमेंट भी बहुत ख़राब दे रखी थी। तो इसलिए चेंजेस किए जा रहे हैं और ये जो 3 लॉज हैं ये भी आपके अभी हम देखेंगे चेंज किए गए थे। और ये कब से चेंज लॉज आपके इफेक्ट में आए थे? जुलाई 1 2024 से, यानी ये पिछले साल की बात हो गई। सबसे पहले है भारतीय न्याय संहिता। ये 2023 में आपका अब नया निकाला गया। इसने इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस किया है। अब इसमें क्या है, इसमें उन्होंने न्यू ऑफेंसेस डाले हैं जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग, जो पहले नहीं हुआ करती थी चीज़ें। अच्छा, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन थे उसको कंसोलिडेट कर दिया है एक ही चैप्टर में। और कम्युनिटी सर्विस को भी पनिशमेंट का फॉर्म मानना है कि अब पनिशमेंट में ये नहीं है फाइन दे दिया, जेल में रख दिया, नहीं, आपको कम्युनिटी को जाके सर्व करने का भी। जैसे आपने सुना होगा कि दूसरी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था कि अगर आप गाड़ी को स्पीड कर रहे हो या उस, तो आपको पिनलाइज करने की बजाय, या आपने कोई भी छोटा सा ऑफेंस किया है ना, तो आपको ये कहा जाता है नहीं, आप जाकर जैसे कि किसी ऑर्फनेज में आप हेल्प करोगे, आप साफ सफाई में मदद करोगे। तो कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया, बहुत अच्छी चीज़ है ये।
देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी आपकी रिप्लेस किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को, जिसको हम CRPC बोलते हैं। इसमें क्या है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेट कर दिया गया है जो उन ऑफेंसेस के लिए जो पनिशेबल होते हैं विद 7 years और मोर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उनके लिए आपको करनी ही करनी है। और इसमें FIR को भी डिजिटाइज किया गया, EFIR डाले गए हैं, समन्स डाले गए हैं एंड फिक्स टाइमलाइंस इंट्रोड्यूस की गई है कि जो भी आपके स्टेजेस रहेंगे ना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना टाइम है, इतने टाइम में आपकी जजमेंट आ जाए, जिससे आपका डिले ना हो। देन फाइनली भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। इसमें क्या है, उन्होंने रूल्स ऑफ एविडेंस थोड़े मॉडर्न किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी एविडेंस में ऐड किया, क्योंकि देखो उस टाइम कहाँ होता था ये सब कुछ, तो उस टाइम डिजिटल और इनको माना ही नहीं जाता था, इसलिए अब ईमेल हो गए, डिवाइस फाइल्स हो गई, सर्वर लॉग्स, ये भी आपके एविडेंस माने जाते हैं। सो नेक्स्ट इज 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 कंडक्ट हुई है ये आपकी गुरुग्राम हरियाणा में। थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस, और इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। हाइलाइट्स क्या रहे, तो इस कॉन्फ्रेंस में देखिए काफ़ी बात की गई कि कैसे हम अर्बन एरियाज़ में कनेक्टिविटी मोबिलिटी को बेटर कर सकते हैं। सो फोकस है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के, बिल्कुल देखो डोर टू डोर लोगों को जोड़ना है कि उनके कैसे हम मैक्सिमम उनको कर सकते हैं कि उनकी मोबिलिटी नीड्स को हम फुलफ़िल कर सकें। एंड RRTS यानी कि आपका जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको भी एक्सपैंड करने की बात की गई कि दिल्ली NCR से बाहर निकाल के और रीजन्स जैसे कि आपकी चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु में भी वो लाई जाएगी। देन मेट्रो नेटवर्क माइलस्टोन भी अचीव हुआ कि इंडिया में जो मेट्रो नेटवर्क इस टाइम ऑपरेशनल है वो नियरली 1100 किलोमीटर्स हो चुका है एंड दिस इज़ थर्ड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। और ऑब्वियसली जिस हिसाब से हम आगे बढ़ा रहे हैं हम जल्दी सेकंड पोजीशन पर आ जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी देखो ज़रूरी है, प्रीमियम और लग्जरी कंपार्टमेंट्स बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर तरह का पैसेंजर उससे ट्रैवल करेगा। और जब आप लग्जरी दोगे ना तो जो हो सकता है अभी कार से जा रहे हैं वो कम होगा, आपका पॉल्यूशन अल्टीमेटली कम होगा। देन डिजिटल इंटीग्रेशन, एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी प्रस्ताव रखा गया, ये बनाया जाता है कि जिससे ना लोग एक ही कार्ड बनाएं और वो हर जगह आपके मल्टी मॉडल यूज़ हो सके। देन PM ई-बस सेवा पर भी बात की गई, लॉन्च किया गया लोगो एंड वेबसाइट ऑफ PM ई-बस सेवा। इसके साथ साथ आपके एक्सीलेंस अवार्ड्स भी दिए गए इस आपकी एग्जीबिशन के टाइम पे। सो फर्स्ट है सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो चेन्नई को मिला है। सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो उदयपुर को मिला है। मेट्रो रेल विद बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के, ऑब्वियसली वहाँ से आपका रेलवेज़ की कनेक्टिविटी अच्छी है, आपके बस स्टैंड की हर चीज़ की, वो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को। मेट्रो रेल विद बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज वो दिल्ली मेट्रो रेल को। सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव्स वो हैदराबाद को दिया गया एंड स्पेशल अवार्ड फॉर एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो आइजवाल मिजोरम को मिला है। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह जी एड्रेसेस द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर कोऑप यानी कि कोऑपरेटिव कुंभ 2025, ये न्यू दिल्ली में उन्होंने किया है। एंड ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस चली, इसका थीम है डिजिटाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज़। इसे ऑर्गेनाइज किया था नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ ने। और इसमें देखिए क्या उन्होंने बातचीत की, क्या उन्होंने हाईलाइट किया है। सो उन्होंने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी, कोऑपरेटिव्स की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स निकाले जा रहे हैं और उन्होंने 2 न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च किए हैं फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। सबसे पहले है सहकार डिजी पे, जिससे ऑनलाइन पेमेंट्स हो सकेंगी, एंड सहकार डिजी लोन, जिससे ऑनलाइन क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देन नेक्स्ट उन्होंने सेक्टर की एक्सपेंशन और फ्यूचर टारगेट की भी बात की कि 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन एवरी सिटी बनाने का देखिए उनका एम है, जिसमें पॉपुलेशन एक्सीडिंग 2 लाख होगी। तो ये उनका एम है कि अगले 5 साल में हर एक सिटी जहाँ पर आपकी 2 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो बनेगा ही बनेगा। और देखिए ये जो आपके UCBs होते हैं ना, वल्नरेबल सेक्शंस पर आपके फोकस कर सकते हैं।
इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अभी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ा है आपके कोऑपरेटिव बैंक्स में, एनपीए घट गए हैं 2.8% से जस्ट आपके 0.6% रह गए हैं पिछले 2 साल में। तो ये भी बहुत अच्छा माइलस्टोन है यूसीबीज़ के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने आपके गवर्नेंस की, कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात की कि जनरेशन सहकार यानी कि आपकी यंगर जनरेशन्स को भी कोऑपरेटिव मोमेंट्स के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हमने पिछले दिनों पढ़ा भी था, वो भी ऑब्वियसली आपकी खोली गई है, इस्टेब्लिश की गई है। दिल्ली डिक्लेरेशन 2025, इसके बारे में भी हम पहले न्यूज़ में कवर कर चुके हैं, तो इस पर भी उन्होंने बात की थी। इसके साथ साथ उन्होंने अमूल और इफ़को, ये भी आप जानते हैं, देखिए सब हम ऑलमोस्ट न्यूज़ में कवर कर चुके हैं, वही उन्होंने बातें कही हैं कि इसे फर्स्ट और सेकंड रैंक मिला है वर्ल्ड ओवर आपके कोऑपरेटिव्स में। एक चीज़ ना यहाँ आप पिछले हफ्ते की क्लास में करेक्ट कर लेना, अमूल जो है उसको फर्स्ट रैंक मिला है और इफ़को को सेकंड रैंक, वो शायद हमने उल्टा बता दिया था आपको। सो अमूल इज़ फर्स्ट रैंक होल्डर एंड इफ़को इज़ सेकंड रैंक होल्डर। Next is Botswana gifts India 8 cheetahs for next phase of Project Cheetah, and President of our country also witnesses symbolic release at Mokolodi Nature Reserve in Gaborone, बोत्सवाना। तो प्रोजेक्ट चीता के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए चीतास जो थे ना हमारी कंट्री में एक्सटिंक्ट हो गए थे, बिल्कुल कोई नहीं बचा था 1952 में, देखो कितने साल हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली अब प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था आपका सितंबर 2022 में कि हम दोबारा चीतास की पॉपुलेशन को कंट्री में इस्टेब्लिश करेंगे। इसके लिए हमने अफ्रीकन कंट्रीज से चीतास को इंडिया में ट्रांसलोकेट किया है, जैसे कि नामिबिया, साउथ अफ्रीका और रिसेंटली बोत्सवाना से। अभी तक जो भी चीताज आए थे उन्हें कुनो नेशनल पार्क जो आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है वहाँ पर उनका री इंट्रोडक्शन किया गया, बेस कि वहाँ का जो सारा इन्वायरमेंट है सब कुछ उनके प्रो है। देन इससे क्या होगा, इससे वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंट लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट बना है आपका प्रोजेक्ट चीता। मतलब आज तक किसी भी कंट्री ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इंडिया फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री ऐसी बनी है जो लेकर आ रही है चीता को अपने देश में। देन इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो देखिए ये हर साल आपका नवंबर 14 को बनाया जाता है और इस साल इसका थीम है डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ऑब्वियसली देखिए हर दिन का एम क्या होता है, इसका भी एम है अवेयरनेस लाना डायबिटीज़ के लिए कि क्या क्या इससे दिक्कतें हो सकती है, इसलिए इसको पहले तो प्रिवेंट ही करिए अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो, और अगर हो गई है तो डायग्नोसिस प्रॉपर्ली होना चाहिए और ट्रीटमेंट भी। नवंबर 14 क्यों चुना गया, क्योंकि ये बर्थडे होता है सर फ्रेडरिक बैंटिंग का, जिन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर सबसे पहले इंसुलिन या ऐसा कुछ होता भी है हमारी बॉडी में, इस चीज़ की डिस्कवरी की थी 1921 में। 1991 में जो आपका ये दिन है वो निर्धारित किया गया था बाय इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूएन ने इसको ऑफिशियल डे बना लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था यूनाइटेड नेशंस डे इन 2006, और इसके लिए उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन भी पास किया था 61/225। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रपोजेस फॉर मैंडेटरी कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो है प्रपोजल, ये पार्ट है आपके ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2025 का। भी ये ड्राफ्ट है, ये सिर्फ उन्होंने प्रपोजल दिया है। तो इसमें क्या है, वो ये चाहते हैं कि ई कॉमर्स जितनी भी साइट्स हैं ना, आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो भी है, वो अपने साइट्स पे ना हर चीज़ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन का फ़िल्टर लगाएं, जिससे ना मुझे पता चल सके कोई चीज़ वो मेड इन इंडिया है या किसी और कंट्री से है, और मैं उससे इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजन ले सकूं कि मुझे एक्चुअली में उस कंट्री का बना चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, या फिर मुझे अपने ही देश की बनी चीज़ें लेनी है। देन इट इज़ इन अलाइनमेंट विद नेशनल इनिशिएटिव्स। ऑब्वियसली हम क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, हम यही बात करते हैं ना, एंड डेवलप्ड नेशन बाय 2047 कैसे होगा, वोकल फॉर लोकल, जब हमें पता होगा चीज़ मेड इन इंडिया है या नहीं है। देन इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है, प्रपोज किया है कि ये फ़िल्टर जो लगाया जाएगा इसे अथॉरिटीज़ को इन्फोर्स करना है, और वो कब कर पाएंगी, जब ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई लीगल उनके पास ठोस वो होगा कि हाँ लीगली किसी लॉ में ये चीज़ लिखी हुई है।
Next is National Watershed Conference begins in Guntur and focuses on innovation and community participation for WTC PMKSY 3.0. तो ये आपका वाटरशेड डेवलपमेंट पार्ट है आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो हम इस योजना के बारे में देख लेते हैं। ये 2015 में लॉन्च की थी सरकार ने। ऑब्वियसली कृषि सिंचाई यानी इरिगेशन रिलेटेड है कि कैसे हम लोग इरिगेशन एश्योर्ड दे सकते हैं फार्मर्स को एंड वाटर यूज़ को भी बेटर कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूज़ हो जिससे पानी भी आपका बचा रहे और इरिगेशन भी हो जाए। एंड देयर इज़ मोटो जो इस योजना के अंदर निकाला गया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब मैक्सिमम यील्ड मिले पर ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव और एम है स्कीम का। और इसमें बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है हर खेत को पानी, यानी कि हर जगह तक हम पानी पहुंचा सकें। एंड वाटर यूज़ एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करना है कि कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, हर बूंद भी आपकी सही से यूज़ हो रही है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है आपका। इसमें ऑब्वियसली वाटर सोर्सेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंट यूज़, इरिगेशन, हर चीज़ को इंटीग्रेट किया गया है। देन एक्विफर रिचार्ज, यानी कि जो आपकी ऑलरेडी एक्विफायर्स है ना जिसमें पानी स्टोर्ड होता है, उनको भी कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं, उनका पानी भी ना वेस्ट हो, सस्टेनेबली हम उसे यूज़ कर सकें। और देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जिससे उनमें भी पानी दोबारा आ सके, रिचार्ज हो सके, चाहे आपका ग्राउंड वाटर की बात हो, चाहे आपके लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, जो मर्जी हो। एंड कंपोनेंट्स क्या हैं स्कीम के? सबसे पहले है एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये जो पार्ट है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। इसमें क्या है, वो चाहते हैं कि जितने भी मेजर और मीडियम लेवल के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं ना, उनको आप जल्दी से फास्टली कंप्लीट करें। एंड इससे क्या है, जो भी जिन एरियाज़ में अभी तक नहीं इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक हम पहुँचा सकें। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है हर खेत को पानी। इसे भी सेम आपका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ही इंप्लीमेंट कर रहा है। इसमें पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, देखो अब जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है ना, वहाँ से ना कैनल्स बनाई जाती हैं, कैनल से आगे हर खेत तक पानी पहुँचाया जाता है। अब ये आगे आपका कंपोनेंट आ गया, वहाँ पे मेजर और मीडियम की बात हो गई। अब आगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपके इस कंपोनेंट में आ गया, जिसमें आपका सरफेस माइनर इरिगेशन आ गया, मतलब कि आपको वाटर सोर्सेज बनाने हैं थ्रू माइनर इरिगेशन स्कीम्स एंड रिपेयर, रेनोवेशन, रिस्टोरेशन करनी है जो पहली आपकी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट करनी है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट भी इसी का ही पार्ट बनता है। देन नेक्स्ट इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अब इसमें क्या आ गया, यानी कि आपको वाटर एफिशिएंटली यूज़ करना है और इससे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट करता है इस वाले कंपोनेंट को। इसमें आपकी माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज, तो इन सब के बारे में ना सिखाया जाता है फार्मर्स को कि आप ड्रिप सिस्टम लगाओ जिससे पानी ना बूंद बूंद करके निकलेगा और उससे क्या होगा, वो मिलता भी रहेगा, एक कॉन्टीन्यूसली आपके प्लांट को पानी भी मिल रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम लगाओ एंड उसके साथ साथ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी लगाए जा रहे हैं। फर्टिगेशन यानी कि अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स थ्रू द इरिगेशन सिस्टम, ये सब भी इसमें सिखाया जाता है फार्मर्स को। फाइनली वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, तो इसे इम्प्लीमेंट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, जितने भी रेन फेड एरियाज़ हैं ना, उनको हम वाटरशेड एरियाज़ बोलते हैं, जहाँ पे बारिश आपकी होती है, उनकी डेवलपमेंट करनी है। और कैसे होगी कि देखो जो पानी आ रहा है ना, हमें उसे हार्वेस्ट करनी है, वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए एंड सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, मतलब कि उस सारे एरिया को हमें कैसे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, रिज एरिया की ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन की ट्रीटमेंट, रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सब इसका पार्ट बनता है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। क्वार्टरली बुलेटिन आपका जुलाई सितंबर के लिए आ चुका है, 3 महीने के लिए, एंड इसे NSO रिलीज़ करती है। ये आपका
बेसिकली जो करंट वीकली स्टेटस होता है उससे लिया जाता है सारा डेटा। इसमें जो भी 15 साल या उससे ऊपर के लोग हैं ना, जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उस सब के बारे में बताया जाता है। तो फाइंडिंग्स क्या रही हैं इस क्वार्टर की? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55.1% है। ये वो परसेंटेज होती है लोगों की जो काम कर सकते हैं, बाहर जाके काम ढूंढ रहे हैं। तो वो पूरे उसमें 100% में से 55.1% है जो काम में हैं इस टाइम। फीमेल की रेशियो इसमें 33.7% है, मतलब 55% का 33%। और देखिए इसमें ग्रोथ आई है पिछले टाइम से आपके 0.5% की। क्योंकि क्यों आई है? आपके रूरल फीमेल ने ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखी गई है। देन अर्बन फीमेल पार्टिसिपेशन रेट में से नहीं, ज़्यादा रूरल एरियाज़ में देखा गया है। पहले जो रूरल फीमेल रेट था वो 37 था, अब 37.5 है। तो वो जो 0.5 का इंक्रीज़ आया उसी की वजह से ओवरऑल रेट में इंक्रीज़ आया। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशो, तो ये है कि पॉपुलेशन कितनी है, जो टोटल पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है उसमें से जो एम्प्लॉयड है वो है 52.2%। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं पर उन्हें नहीं मिला है, वो है 5.2%। और इसमें भी हमारे गिरावट आई है, क्योंकि वही जो रूरल एरियाज़ की वजह से ही ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। वहीं पे फीमेल आपका एंगेजमेंट भी बढ़ा है एंड वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गिरा है। देन सेक्टर वाइज देख लेते हैं, रूरल वर्सेस अर्बन। ऑब्वियसली हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो गिरा है वो भी रूरल सेक्टर की वजह से गिरा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बड़ी है ड्यू टू ऑनगोइंग खारिफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। बेसिकली देखो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स किए थे ना क्लासेस में, तो वहाँ पर सीजनल हमने समझा था, वही है, उसी की वजह से ये हो रहा है। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें भी रूरल सेक्टर बहुत आगे है, यानी रूरल सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखी गई है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसमें बल्कि थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, और रूरल में चाहे कम हो रही है क्योंकि एग्रीकल्चर सीजन है, लेकिन इसमें ये बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें रेगुलर वेज या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज़ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। The next is CAQM involves 9-point action plan under स्टेज 3 ऑफ एक्सटेंड GRAP ग्रैप, यानी कि आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है ये, जो NCR रीजन में अप्लाई किया जाता है। क्योंकि अगर देखो ये तो सबको ही पता है ना, एयर क्वालिटी कितनी ख़राब हो चुकी है वहाँ की। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है जो एक बिल्कुल इमरजेंसी, नॉन डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी मेजर्स होते हैं जो NCR में लगा दिए जाते हैं जब वहाँ का AQI लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? CAQM, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये कि नंबर है जो ये बताता है हमारी सरकार को कि जो एयर क्वालिटी अभी है या जो बाद में शायद फॉरकास्टेड एयर क्वालिटी है वो ख़राब है, उससे लोगों को हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? दैट इट इज़ अ सिंगल ईजी टू अंडरस्टैंड नंबर दैट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें आपका PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स आते हैं। AQI का स्केल 0 to 500 है। वैसे तो 500 पार भी होता है, पर 500 पार ना उसको एक ही सेवेयर कैटेगरी में ही डाल दिया जाता है। देन इसका पर्पस क्या है? ऑब्वियसली अगर देखो ये ज़्यादा है तो लोगों को बताना होगा कि आप बाहर जाना, अगर आप लीजर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हो तो वो तो बंद ही कर दो, सिर्फ ज़रूरी काम के लिए निकलो। क्योंकि क्या होगा, नहीं तो आपके लंग्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, आपको दिक्कत आ सकती है सांस लेने में। अब ये देख लेते हैं कि कब आपका ग्रैप का कौन सा स्टेज अप्लाई होता है। तो आपका स्टेज 1 कब लगता है? जब आपका AQI पुअर उसमें होता है, यानी कि आपका 201 to 300 है। देखो 50 तक जो है ना वो गुड माना जाता है, एंड आपका क्या कहते हैं, अगर उससे ऊपर जाएगा तो वो बैड हो जाएगा, एंड उसके बाद आपका वेरी बैड में जाता है, और फाइनली 201 से 300 इज़ पुअर, जब आपका फर्स्ट लेवल का ग्रैप लग जाता है स्टेज 1 का। इसमें आपकी जैसे कि चेक लग जाते हैं ऑन वेस्ट बर्निंग एंड डस्ट कंट्रोल। देन स्टेज 2 लग जाता है जब वेरी पुअर हो जाता है, यानी कि AQI आपका 301 से लेके 400 के बीच में। इसमें और स्ट्रिक्टर मेजर्स आ जाएंगे, जैसे कि डीजल जनरेटर नहीं आप चला सकते, आप पार्किंग फ़ीस बढ़ा दोगे जिससे लोग गाड़ियाँ ना निकालें। स्टेज 3 जो ये फाइनली अब इन्होंने लगा
दिया है वो सेवेयर पे लगता है, यानी कि जब आपका AQI 401 से 450 के बीच में है। इसमें बिल्कुल बैन हो जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और डेमोलिशन एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उससे डस्ट उड़ेगी ना। और नॉन एसेंशियल या पुराने जो व्हीकल्स हैं ना, जो BS3 नहीं है, उनको तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि आप में तो भाई निकालना भी नहीं है घर से। स्टेज 4 लगता है जब सेवेयर प्लस कैटेगरी हो, यानी कि AQI 450 से ज़्यादा हो। देन आपके 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं, तो ये देख लेते हैं हम एक बार। बेस्ट स्टेट कौन है जो वाटर मैनेजमेंट सब कुछ अच्छे से कर रहा है और हर घर पानी भी अच्छे से पहुंचा रहा है, सारे उसमें अच्छा है। वो फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है आपका गुजरात एंड थर्ड है हरियाणा। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट जो ईस्ट जोन में आई है वो है राजनंदगांव जो छत्तीसगढ़ में है। नॉर्थ जोन में है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। एंड साउथ जोन में है तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। वेस्ट जोन में है खारगोन मध्य प्रदेश। एंड नॉर्थ ईस्ट में है सेपाहीजला जो कि आपका त्रिपुरा में लोकेटेड है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी आई है आपकी, फर्स्ट इज़ नवी मुंबई इन महाराष्ट्र, सेकंड इज़ भावनगर गुजरात में एंड थर्ड आपकी आई है आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। एंड बेस्ट विलेज पंचायत जो है वो फर्स्ट आपके 2 मिला है, एक दुबिगंगानीपाली आंध्र प्रदेश में एंड पयम इन केरला। बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो है जिसने सबसे अच्छी तरह अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया है वो है IIT गांधीनगर और जॉइंटली उनके साथ आयकार यानी कि आपका सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेस्ट इंडस्ट्री जो आई है वो है अपोलो टायर्स लिमिटेड। Next is Union Minister Prahlad Joshi announces 100 crore rupees call for proposals for biomass based hydrogen pilots। तो हमें पता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बिल्कुल आपका उसको बहुत ज़्यादा ये लोग बढ़ोतरी दे रहे हैं क्योंकि हमें रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ानी है। वो सब तो देखिए आप इतनी बार सीख चुके हैं, इवन कि आपके एनवायरनमेंट की क्लासेस में भी आशुतोष सर आपको पढ़ा चुके हैं। आपकी पंचामृत हो गई, ये सब कुछ इसमें है कि हमें रिन्यूएबल को 50% लेकर जाना है, वो तो हम ऑलरेडी ला ही चुके हैं। देन 100 रुपीज़ करोड़ आपके उन्होंने एलोकेट किए हैं पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ आपके लेकर आता है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, और ये किससे होगी, बायोमास से प्रोड्यूस होगी या फिर कोई वेस्ट मटेरियल, उससे क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट भी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी भी आपकी प्रोड्यूस हो रही है। देन उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ₹100 करोड़ जो है वो इन एडिशन है to a separate ₹100 crore already sanctioned for supporting startups under your National Green Hydrogen Mission। तो ये 100 करोड़ उन्होंने अलग से एलोकेट किए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली देखिए इसमें फिर प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे, इनोवेशन होगा और बायोमास और वेस्ट पे अगर फोकस करेंगे ना तो उससे ना इकोनॉमी ना पूरी एक सर्कुलर इकोनॉमी हो जाती है। आपका वेस्ट भी यूज़ हो रहा है, देन आपकी गैस प्रोड्यूस हो रही है, पूरी देखो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में यूज़ किया जा रहा है। इम्प्लीमेंट इससे करेगी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ ही इसको लॉन्च किया गया। देखो वो जो मिशन है ना उसका तो पूरा आउटले है 19,744 करोड़ रुपीज़ का, क्योंकि उसके अंतर्गत हम लोग ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं अपने आप को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट का। और हम चाहते हैं कि एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी हम 5 मिलियन मीट्रिक टन्स की कर लें बाय 2030 और ओवर ₹8 लाख करोड़ हम इन्वेस्टमेंट्स में लाना चाहते हैं और 6 लाख जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं। वो तो पूरे मिशन के आपके वो हैं ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो ये अभी इन्होंने 12 नवंबर को अप्रूव की है और ये बेसिकली आपके MSME सेक्टर के लिए की गई है कि उनको हम और कैसे बढ़ावा दे सके। फीचर्स क्या हैं स्कीम के देख लेते हैं कि आपके जो एक्सपोर्ट सेक्टर के क्रेडिट और लिक्विडिटी चैलेंजेस ना उसको मीट करने के लिए बेसिकली आपकी ये स्कीम निकाली गई है कि हम लोग जो भी वो क्रेडिट लेंगे बैंक से उस पर गारंटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे CGT MSC आपका है वो उस कवर्स वगैरह थे, वैसे ही ये एक्सपोर्ट के लिए आ गया है। सो 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज ये दे रहे हैं। बिल्कुल देखो उसमें तो जैसे हमने देखा था ना इतना नहीं है आपका, अप टू लिमिट है, और इसमें वो 100% है। बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ये प्रोवाइड करेगी टू मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा।
टू एलिजिबल एक्सपोर्टर्स। क्रेडिट लिमिट जो है, देखो अभी बाकी का काम तो आगे होता है, अभी उन्होंने मेन आपके पॉइंट्स दिए हैं स्कीम के। सो 20,000 करोड़ रुपीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्कीम के अंतर्गत इन एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू एलिजिबल एक्सपोर्टर्स। अब इसके बेनिफिशरीज आपके एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई एक्सपोर्टर्स दोनों रहेंगे। इम्प्लीमेंट की जाएगी बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू योर NCGTC। गोल्स क्या क्या हैं इसके? ऑब्वियसली देखिए, हम लिक्विडिटी इन्हांस करना चाहते हैं। देखो, जब लिक्विडिटी होगी तभी तो वो प्रोड्यूस कर पाएंगे ना, और उनको भी आगे वो से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। एंड इससे हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि जब उन्हें फाइनेंस अच्छे से मिलेगा वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हैं, इंटरनेशनल कंप्लायंस स्टैंडर्ड से मीट कर सकते हैं। मार्केट भी डाइवर्सिफाई होगी, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को इनकरेजमेंट मिलेगी कि वो नई मार्केट्स में एंटर करें। हम लोग एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं कि स्कीम से हम लोग 1 ट्रिलियन USD का एक्सपोर्ट मीट कर लेंगे, एंड इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी फॉर 45 मिलियन पीपल। Next is Cabinet approves export promotion mission to strengthen India's export ecosystem with an outlay of 25,060 crore. तो in addition to your credit guarantee scheme, उन्होंने EPM भी लॉन्च किया है from financial year 25-26 to 2030-31। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? जो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट में, जैसे कि MSMEs हो गई, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हो गए, लेबर इंटेंसिव आपके सेक्टर्स हो गए जहाँ पे लेबर बहुत ज़रूरी है, उनको प्रायोरिटी सपोर्ट दिया जाएगा इसके अंतर्गत। इसमें जैसे कि ट्रेड फाइनेंस होने चाहिए, इंटरनेशनल कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन की हाई कॉस्ट है उसके लिए उनको देखिए फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाएगा। अगर कोई एक्सपोर्ट ब्रांडिंग है उसमें कोई इनएडिक्वेसीज हैं, लॉजिस्टिक डिसएडवांटेजेस हैं, तो इन सब में उनकी मदद की जाएगी। इसमें अब 2 सब स्कीम्स हैं आपकी पूरे, अगर मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की बात करूं, सबसे पहली है निर्यात प्रोत्साहन यानी कि एक्सपोर्ट एनकरेजमेंट। इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा आपको, जो भी आपके MSMEs हैं उन्हें अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस दिया जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स उनके लिए कम किए जाएंगे प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, तो फैक्टरिंग और सब याद है ना, हमने ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में किया था क्लासेस में। तो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग एंड कोलेटरल गारंटीज़ वो प्रोवाइड करेंगे। क्या होता है फैक्टरिंग से? पैसा मिल जाता है ना, मेरे पास लिक्विडिटी आ जाती है। क्रेडिट कार्ड्स भी दिए जाएंगे इवन कि ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स को, एंड क्रेडिट एनहांसमेंट सपोर्ट भी किया जाएगा। दूसरा है निर्यात दिशा यानी कि एक्सपोर्ट डायरेक्शन। ये नॉन फाइनेंशियल आपकी अब जितनी भी चीज़ें आएंगी वो उसमें रखी गई हैं, जैसे कि क्वालिटी एंड कंप्लायंस सपोर्ट दिया जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। मार्केट एक्सेस में हेल्प करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में उनको देखिए जाके वो स्टॉल्स लगाएंगे जिससे इंटरनेशनली उनके प्रोडक्ट के बारे में सबको पता चले। लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में भी हेल्प की जाएगी। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रहेगी। Next is DFS Secretary chairs PSB review meeting for your first half of financial year 25-26। तो इसमें अब देखते हैं कि हमारे बैंक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। सो PSBs जितने भी आपके हैं उन्होंने पिछले जो फर्स्ट हाफ है उसमें नेट प्रॉफिट अभी तक शो किया है 93,675 करोड़ रुपीज़ का, तो ग्रो ही किया है पिछले साल से। और जो बिज़नेस है यानी कि आपके डिपॉजिट्स प्लस एडवांसेस दोनों मिला के वो है 261 लाख करोड़ रुपीज़। देखो कितना बड़ा अमाउंट है। एडवांसेस में आपका ईयर ऑन ईयर 12.3% का ग्रोथ है और डिपॉजिट्स में 9.6% का। देन NPA जो है ग्रॉस NPA वो डिक्लाइन हुआ है आपका 2.3% तक, और नेट NPA आपका 0.45%। डिफरेंस याद है ना, नेट NPA क्या होता है? जिसमें आपने प्रोविजनिंग कर दी होती है। और इसके साथ साथ DFS ने आपके डायरेक्शंस भी इशू किए हैं PSBs को। क्या किए हैं? जैसे कि क्रेडिट एसेलरेशन एंड चैम्पियन सेक्टर की MSME एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो भी आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको आप लैंडिंग ठीक से करिए, अपने PSL नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करिए, और जो चैम्पियन सेक्टर्स हैं उनको भी दीजिए जिससे हम विकसित भारत बन पाएँ 2047 तक। देन उन्होंने डिजिटल एंड गवर्नेंस फोकस पे भी बात की कि लोन देने का मतलब ये नहीं है कि रिस्क ले लो, रिस्क मैनेजमेंट भी आपने बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करनी है। डिजिटली भी देखिए
अपने डिजिटल बैंकिंग को बिल्कुल इंक्लूसिव और सिक्योर बनाइए। और अनक्लेम्ड एसेट्स को लेके भी उन्होंने कहा कि लोगों को बताइए, जो हमने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन के बारे में भी पढ़ा था ना, उसके बारे में भी इन्होंने बात की। इसके साथ साथ जो भी देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो बैंक्स के थ्रू ही लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, जैसे कि पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, विश्वकर्मा योजना, जन समर्थ, डिजिटल लेंडिंग इनिशिएटिव्स, इन सब पर भी उन्होंने कहा आप फोकस बनाइए। Next is TB incidence in India drops by 21% from 237 per lakh population in 2015 to 187 per lakh population in 2024। तो बहुत अच्छा डिक्लाइन चल रहा है। और देखिए कि इसमें ये अभी किस में आपका शो हुआ है, आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट निकाली 2025। तो इसमें कहा है कि जो ग्लोबल एवरेज है वो 12% है, हम उससे ऑलमोस्ट डबल पर गिरावट दिखा रहे हैं। तो माइलस्टोन्स देख लेते हैं 2015 से 24 तक जो हैं। तो 237 था पर लाख पॉपुलेशन, वो 187 रह गया है, 21% डिक्रीज़ आया है। जो टीबी मॉर्टेलिटी रेट था, यानी कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है, वो 28 था 2015 में, अब वो 21 रह गया है, उसमें भी डिक्लाइन आया है आपके। ट्रीटमेंट जो है 53% से अब 92% लोगों को ट्रीटमेंट मिल रही है। मिसिंग केसेस जो पता नहीं लगते थे वो 15 लाख से अब सिर्फ 1 लाख रह गए हैं। एंड ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट है वो भी 90% हो रहा है, जबकि ग्लोबल एवरेज आपकी 88% है। देखो टीबी ना मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रीटेबल है, ट्रीट करके आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और 2024 में ही आपके 26.18 लाख टीबी पेशेंट्स हैं जिन्हें डायग्नोस किया गया है, और इसमें से ये माना जाता है कि 27 लाख नंबर रहेगा, और उसमें से देखिए कि 26,18,000 को तो उन्होंने ट्रीटमेंट भी देनी शुरू कर दिया। ड्राइवर्स क्या क्या रहे हैं देखिए इंडिया की सक्सेस के, आपका नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है जो आपके प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का एक पार्ट है। सो इसमें केस फाइंडिंग आपकी बहुत इनोवेटिवली की जाती है, प्रोएक्टिवली स्क्रीन किए जाता है, और अभी भी ओवर 19 करोड़ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को ये लोग स्क्रीन कर चुके हैं सिंस द लॉन्च ऑफ दिस अभियान दिसंबर 2024 में। एंड हैंड हेल्ड एक्सरेज आपके किए जाते हैं विद AI एनेबल्ड रिपोर्टिंग के साथ ही पता चल जाए कि है या नहीं है, और ये नहीं कि लोग आएंगे एक्सरे करवाएंगे, उसमें तो देखो फिर डिले ही होता है। फंडिंग को भी इंक्रीज़ किया गया है, गवर्नमेंट फंडिंग को 10 फोल्ड इंक्रीज़ किया गया है लास्ट 9 ईयर्स में। न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देखो, टीबी ना बहुत ज़्यादा खाना अगर आप अच्छा खाते हो ना तो इसका जल्दी ठीक होने के आसार रहते हैं, इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी किया जाता है टीबी पेशेंट्स को, जो क्योंकि कंपोनेंट है आपके टीबी मुक्त भारत का ही निक्षय पोषण योजना। इसमें ये पहले 500 रुपये किया जाता था हर महीने, अब ये 1000 रुपये कर दिया गया है। देन जन भागीदारी यानी लोगों का भी साथ बहुत ज़रूरी है कि ये देखने में कि आप खुद भी देखो, अवेयर रहो कि मुझे कोई सिम्टम्स तो नहीं है। एंड देखिए अब कोई भी आपके सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं देखा गया है इन द नंबर ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीपी पेशेंट्स, यानी कि जो ड्रग्स हैं वो सब पे काम कर रही हैं। और देखिए जो हमारा एम्बिशन था ना एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025, हम लोग कहीं ना कहीं उसके अचीव बहुत पास हैं, हम कर भी जाएं। और हमने नहीं तो देखिए जो वर्ल्ड टारगेट है ना वो 2030 है कि हमें वर्ल्ड ओवर टीबी ख़त्म करना है। हम लोग 2025 अभी नहीं तो अगले साल तक कोशिश है हमारी, हम बिल्कुल कर जाएंगे। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, जिसका बेस ईयर 2012 रहता है। रूरल, अर्बन और कंबाइंड आपके तीनों के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं फॉर अक्टूबर 2025। इसे भी NSO ही निकालती है। एंड ये जो है ये बेसिकली आपके रिटेल इन्फ्लेशन को शो करता है हमारे इकनॉमी में। सो ऑल इंडिया लेवल पे ये आपका जो इंडेक्स नंबर है वो 188.5 है, यानी इसने ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखाया है 5.2% का। रूरल में आपका ग्रोथ है 5.39% का, और अर्बन में 5.05% का। और अगर मैं मंथ ऑन मंथ की बात करूं, पिछले महीने से सितंबर से ग्रोथ आई है आपकी 0.75% की। अब किस वजह से आपके ग्रोथ देखा गया, नहीं तो हम पीछे देख रहे थे ना ये गिर ही रहा था। आपके वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा देखो, फूड में ही सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया, और उसमें भी वेजिटेबल्स में, और जो ये जंप है ना सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्राइसेस की वजह से ही आया है। एंड पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स भी, सीरियल्स भी आपके जो हैं ये आपके इन्फ्लेशन शो ही कर रहे हैं, और उसी की वजह से ओवरऑल CPI आपका ऊपर गया है।
नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इनवाइट्स पब्लिक कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025। तो ये भी देखिए अभी ड्राफ्ट है, ये आपका जो सीड्स एक्ट 1966 है ना और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 उसको रिप्लेस करने के लिए ये इसे ला रहे हैं। प्रोविजंस देख लेते हैं। सो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड वेराइटीज़ के कोई भी वैरायटी है ना आपको उसको रजिस्टर करना ही है। सो कोई भी सीड किसी भी काइंड का आप नहीं सोल्ड कर सकते हो अगर आपने उसे रजिस्टर नहीं किया है, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर फार्मर्स वेराइटीज़ और दोज फॉर एक्सपोर्ट, बाकी सबको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। देन आपके ट्रायल्स भी किए जाएंगे उन सीड्स के, वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज़ VCU ट्रायल्स किए जाते हैं, जिससे देखा जा सके कि एक्चुअली में जो सीड है उसके वो सारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं नहीं, कि उसमें कहीं जर्म्स तो नहीं लग जाते, और प्योरिटी है या नहीं, हेल्थ के लिए भी सही है या नहीं है। और जो भी एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ हैं उनको जो ओल्ड एक्ट के अंदर नोटिफाइड थी उनको पहले से ही डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा, उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। देन डिजिटल ट्रेसेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सेंट्रलाइज ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाएगा, एक सेंट्रलाइज सीड ट्रेसेबिलिटी पोर्टल यानी कि साथी पोर्टल जिसका नाम रहेगा, जिससे आप एंड टू एंड ट्रैक कर सकें पूरे सीड सप्लाई चेन को, और जितने भी आपके सीड प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, डीलर्स जो भी हैं उन सबको मैंडेटरी उसमें रजिस्टर होना भी ज़रूरी है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पूरियस सीड्स, पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी कि अगर कोई ख़राब सीड्स दे देता है तो बिल्कुल इसमें ना बिल में बताया गया है कि ट्रिवियल, माइनर, मेजर कौन कौन सी ऑफेंसेस रहेंगी और उन पे क्या क्या पेनल्टीज़ लगेगी। तो मेजर ऑफेंसेस जैसे कि आपने स्पूरियस सीड्स दे दिए, वो ख़राब हैं बिल्कुल, लोग आके खा के बीमार हो सकते हैं, तो उसमें 30 लाख तक की पेनल्टी और जेल भी हो सकती है 3 साल तक की। फार्मर राइट्स एंड एग्जेम्पशंस भी इसमें किया गया है कि इसमें बताया गया है कि फार्मर्स के पास राइट है टू सेव, यूज़, रीसो, एक्सचेंज और सेल देयर ओन फार्म्ड सेव्ड सीड्स, और लेकिन ये है कि किसी ब्रांड नेम के अंदर वो इसे सेल नहीं कर सकते, और फार्मर्स जो हैं उन्हें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर वो अपने फार्म सेव्ड सीड्स को दोबारा से बेचते हैं। एंड ये इसमें ये भी प्रोविजंस डाले गए हैं कि एक एपिलेट अथॉरिटी और एक पूरा मैकेनिज़्म फार्मर्स के लिए बनाया जाएगा कि अगर वो सीड्स किसी से लेते हैं और उसमें कोई क्वालिटी इश्यूज आते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ाया जा रहा है, ये नहीं है कि सीड की कंपनीज़ को बिल्कुल ही वो कर दिया जाएगा, ईज़ ऑफ बिजनेस भी तो करना है, तो इसलिए डीक्रिमिनलाइजेशन की गई है ऑफ माइनर एंड ट्रिवियल ऑफेंसेस टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन दी सीड इंडस्ट्रीज़, एंड इम्पोर्ट्स जो हैं उसे भी लिबरलाइज्ड किया गया है। नेक्स्ट इज कल्मिनेशन ऑफ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज 2025 त्रिशूल। तो त्रिशूल हमारी जो तीनों है ना, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों मिलके करती हैं, और जो है इसका लैंड पार्ट जो अभी हुआ है वो आपके क्रीक एंड डेजर्ट सेक्टर्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात यानी कि रन ऑफ कच्छ और इन जगहों पे हुआ है। मैरीटाइम वाला आपका हुआ है नॉर्थ अरेबियन सी में ऑफ गुजरात कोस्ट, एंड इस आपका जो लैंड वाला पार्ट है जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन सब ने इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेशन की, वो आपका राजस्थान और गुजरात में ही कंडक्ट हुआ है। देन एक्सरसाइज गरुड़ 25 जो कि इंडियन एयरफोर्स के बीच में और आपकी फ्रेंच एयर के बीच में होती है, इसका 8th एडिशन अभी कंडक्ट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मॉन डे मार्सन एयरबेस फ्रांस में, एंड इसमें भी बेसिकली देखिए सेम है, म्यूचुअल लर्निंग होती है, इंटरऑपरेबिलिटी सीखी जाती है। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइस इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। इसका बेस ईयर आपका 2011-12 रहता है। तो अब WPI भी हम देख लेते हैं। तो सारी कॉमोडिटीज़ के लिए वो 154.8 रहा है। एनुअल या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम देखें तो वो -1.21% का रहा है, और मंथ ऑन मंथ -0.06% का रहा है। इसमें आपके प्राइमरी आर्टिकल्स जो हैं उसमें भी आप देखेंगे गिरावट है, फ्यूल एंड पावर में भी गिरावट है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में इकलौते हैं जिनमें आप ग्रोथ देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर, पर मंथ ऑन मंथ उसमें भी फॉल है। और ये फिगर्स आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र देता है अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एंड अब देखिए क्या ड्राइवर्स रहे हैं WPI डिफ्लेशन के। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कहेंगे तो डिफ्लेशन है ना, डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट याद है ना। फूड आर्टिकल्स जो हैं आपके उनमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेशन देखा गया है,
एंड एनुअली उसमें -8.31% का डिफ्लेशन देखा गया। देखो चाहे CPI उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, पर DP आपका WPI तो डिक्रीज़ ही हो रहा है। देन अगर आपके क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करें तो उसमें भी एनुअली डिक्लाइन देखा गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबली आपके क्रूड ऑयल प्राइजेज़ हैं वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं। एंड देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें मॉडरेट रहा है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं गिरावट देखा जा रहा है आपके प्राइजेज़ में। Next is India emphasizes commitment to data-driven people-centered justice reforms at OECD Global Roundtable in Madrid। तो मैड्रिड में आपका अभी कंडक्ट हुआ है, 10th उनका था, एंड दिस इज 10th OECD ग्लोबल राउंड टेबल ऑन इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। इसका थीम है डेटा ड्रिवन एंड रेजिलियंट जस्टिस सिस्टम फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो OECD है, देखिए अपने राउंड टेबल्स कंडक्ट करती रहती है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1961 में बनाया गया था। अभी इसकी 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और देखिए अब इतने नाम तो आप यहाँ ऑब्वियसली याद नहीं कर सकते, पर इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। इनका मिशन क्या है कि प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, वेलबींग अपने सारे मेंबर्स और पार्टनर कंट्रीज़ के लिए लेकर आना। तो इंडिया जो है वो की पार्टनर है, मेंबर नहीं है OECD का। एंड बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत एंगेज्ड रहते हैं उनसे विदाउट बीइंग अ फुल मेंबर। Next is India has now emerged as world's 6th largest patent filer with over 64,000 patents, out of which more than 55% are by resident Indian innovators। तो यहाँ पे सबसे पहले पेटेंट क्या होता है? पेटेंट देखो एक ना एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है, मतलब सिर्फ आपको मिलता है और सरकार देती है। अगर आपने कोई इन्वेंशन की है एज इन्वेंटर तो वो आपको पेटेंट मिल जाएगा उसका। और ये जो है ना, ये प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, प्रोसेस के लिए भी हो सकता है। एंड पेटेंट जो है ना, ये बात याद रखना, टेरिटोरियल होता है, यानी कि देखो अगर आपकी सरकार ने दिया ना तो वो सिर्फ आपकी कंट्री में वैलिड रहेगा, दूसरी कंट्रीज़ में नहीं रहेगा। और यूजुअली नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए होता है, 20 ईयर्स के लिए पहले मिलता है, बाद में अगर एनुअल फीस देते रहोगे तो रिन्यू हो जाएगा, वरना रिन्यू नहीं करवाया तो फिर तो कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। पेटेंट लेने का क्राइटेरिया क्या है इंडिया में? बेसिकली 3 एसेंशियल क्राइटेरिया हैं जो मीट होने चाहिए। जो आपकी इन्वेंशन है वो बिल्कुल न्यू होनी चाहिए और कहीं पर भी पहले पूरे वर्ल्ड में डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए पब्लिक को कि ये तो चीज़ कहीं और थी ही पहले, आपने अब उसमें फिर नया क्या है। इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, मतलब कि कुछ आपने एडवांसमेंट की होनी चाहिए टेक्निकल लेवल पर, या फिर वो जो है ना चीज़ उससे कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आ रहा हो, ये नहीं कि कुछ आपने बहुत ही ऑब्वियस चीज़ कर दी है। देन इंडस्ट्री में उसकी कोई एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। इंडिया में पेटेंट गवर्नेंस आपका पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत किया जाता है, एंड इसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स भी की गई है, पर अभी इसी में है। और ये जो है आपका लॉ, ये इन अलाइनमेंट है और कंप्लायंट है विद WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट। गवर्निंग बॉडी कौन सी है? सो इट इज़ आपका जितना भी पेटेंट्स हैं वो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स वो हैंडल करते हैं अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? मुंबई में। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो हम पेटेंट्स या इनोवेशन के बारे में जान सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी देखो हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा रैंक 81 से 38 पर आ चुका है। ओवरऑल क्या सिस्टम है कि हमारा इनोवेशन भी बेटर हुआ है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी बेटर हुई है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को क्योंकि हम बढ़ावा दे रहे हैं, डीप टेक एंटरप्रेन्योरशिप को, एंड क्रॉस सेक्टर इनोवेशन। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे कि मुद्रा स्कीम है, PM स्वनिधि है, PM विश्वकर्मा, ये सब किस लिए है? लोगों को फंडिंग दे के, मेंटरशिप दे के बढ़ावा ही देने के लिए है। चलिए आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो बिगनर टू बैंकर कोर्स RBI ग्रेड B की प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू, हर चीज़ को आप कवर कर सकते हो। देखो सिलेबस ना बिल्कुल पिन पॉइंट रह के करना है, इधर उधर के टॉपिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेबस में से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अपनी बिल्कुल टनल विजन रखो कि इसी टनल में रह के मुझे काम करना है। एंड आपको ये कोर्स लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके साथ साथ अगेन आपके लिए PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो RBI स्टार्टर किट है आपके लिए। सब कुछ उसमें गिवन है, सिलेबस, सोर्सेज, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, टाइम टेबल क्या रखना है, तो क्यों इधर उधर जाना है? वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको तो लेने के लिए कुछ देना भी नहीं है। उसको लेने का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।